मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11 बायोलॉजी। इस चैप्टर में मैंने 2 वीडियोस आपको दिए थे। पहला वीडियो हमने बनाया था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, और दूसरा वीडियो मैं लेकर के आया था लाइट रिएक्शंस के बारे में। और 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करने की सोच रहा था, जिसमें कि थर्ड पार्ट होने वाला था कार्बन रिएक्शंस या फिर डार्क रिएक्शंस, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक मैं लेना चाहूँगा, वो है उसी लाइट रिएक्शन के वेरिएशन के बारे में। तो सीधा उसी डायग्राम की बात करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था इस पूरे डिस्कशन को। लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इस ग्राफ के थ्रू, ये जिगजैग जो कि जेड स्कीम कहलाता है, और इसके अंदर पूरा समरी आ जाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की समरी आ जाती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की समरी आ जाती है, NADPH किस तरीके से बनते हैं वो समरी आ जाती है, प्लस डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को हम देख पाते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ पास होता है। प्लस हमने जो डायग्राम देखा था NCERT टेक्स्ट बुक वाला, और उसके अलावा ये डायग्राम थोड़ा सा जो और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स बताता है उन चीज़ों की। तो इसमें सेम वही चीज़ है जो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड है, जो उस स्कीम में जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट था। बस इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, वो है एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द थाइलेकोडोमेन एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP, जो ये प्रोटॉन के मूवमेंट से बनता है ATPase के थ्रू। इसकी भी डिस्कशन हो गया था, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं इससे पहले वाला वीडियो लाइट रिएक्शंस वाला। अब और ये जो समराइज़ करता है पूरे लाइट रिएक्शन को NCERT वाला डायग्राम, इस सारे डिस्कशन से हमको ये डायग्राम क्लियर हो गया था कि ये थाइलेकोल्यूमेन है, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, देन मेकिंग ऑफ ATP प्लस NADPH ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। यहाँ तक हमने बात करी थी। आज मैं इसमें से छोटी सी एक बात और ऐड करना चाहूँगा इसी डिस्कशन में, सेम इसी डिस्कशन में। देखिए आप, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को समराइज़ करूँ तो हमने ये देखा कि लाइट गिरती है फोटोसिस्टम 2 पर और फोटोसिस्टम 1 पे, और फोटोसिस्टम 1 एंड 2 के जो रिएक्शन सेंटर्स हैं, जो कि क्लोरोफिल A मोलिक्यूल्स हैं, बाय द वे उनके नाम थोड़े अलग अलग हैं। P680 हम फोटोसिस्टम 2 में उसको बोलते हैं, और P700 जो है हम फोटोसिस्टम 1 में उसको बोलते हैं। तो दोनों के दोनों ही क्लोरोफिल A मोलिक्यूल्स जो कि रिएक्शन सेंटर हैं वो अपना, और इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ, इस पूरी प्रोसेस में जो कि लाइट रिएक्शन है, या हम इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, मैं इसको अगर इस तरीके से स्प्लिट कर दूँ ऐसे, और अगर मैं फोटोसिस्टम 2 का रोल पूरी तरीके से हटा दूँ, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसमें एक तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा, तो लेस एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन होगा इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड, प्लस जो है ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है P680 से, या मैं बोलूँगा रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2, वो नहीं निकलेगा। और अगर सिर्फ हम फोकस करें, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ, अगर हम इस इतने पार्ट पे फोकस करें तो क्या क्या होगा। अगर लाइट फोटोसिस्टम 1 पे गिरती है तो उसका इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर इमिट होगा, और वो फिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ फेरेडॉक्सिन एंड FNR, जो कि मैं लाइट रिएक्शन में भी डिस्कस कर चुका हूँ, वहाँ तक पहुँचेगा। मैं फिर से सेपरेट कर देता हूँ इस चीज़ को, ये देखिए इस तरीके से। लेकिन फोटोसिस्टम 1 जो इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है या एक्सट्रैक्ट करता है, वो प्लास्टोसाइनिन से करता था। प्लास्टोसाइनिन अगेन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, या मैं बोलूँगा जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे इसके अंदर उनसे एक्सेप्ट करता था, तो वो सब होगा। लेकिन उसका जो रेप्लेशन था, उसकी जो क्षतिपूर्ति होती थी, वो होती थी अल्टीमेटली फोटोसिस्टम 2 से, जो कि अब अवेलेबल नहीं होगा, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, एक चीज़ अगर मैं और ऐड करूँ, हाइपोथेटिकली देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एक और सिस्टम या एक और प्रोटीन ऐड कर दूँ जो इस कमी को पूरा कर सके, मतलब कि P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फेरेडॉक्सिन तक जाता है, दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इस चीज़ को। तो P700 यानी कि फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, उससे निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन तक जाता है, और फेरेडॉक्सिन का FNR तक जाता था। पर अगर FNR को हटा दें बीच में से हम, तो वो ये स्टेप गायब हो जाएगी, मतलब कि NADP से NADPH नहीं बन पाएगा। तो फिर उस इलेक्ट्रॉन का होगा क्या। अगर मैंने जैसे बोला कि एक हाइपोथेटिकल एक प्रोटीन बना देते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स, अगर उसको मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन फिर से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दे दे, तो ये तो इलेक्ट्रॉन साइक्लिक फैशन में या साइक्लिक मोशन में मूव भी करता रहेगा। देखिए
फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम 1 को दे देगा, फोटोसिस्टम पे लाइट गिरेगी तो वो फेडोक्शन तक जाएगा। फिर इस तरीके से होता रहेगा। तो ये जो हाइपोथेटिकल इवेंट मैंने बताया, ऐसा कभी कभी प्लांट्स में होता भी है। खैर, और मैं इसको सारा एक समरी में ले लेता हूँ। तो अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें ऐसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फोटोसिस्टम 2 का फंक्शन पूरा डालें और यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल प्रोटीन मैंने बना दिया, तो फिर NADPH का भी रिमूव हो गया पार्ट। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो मैं अगर लिस्ट आउट करना चाहूँ चेंजेस को, तो मैं बोलूँगा कि एक पहली चीज़ तो NADPH नहीं बनेगा, NADPH नहीं बनेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन NADPH को मिल रहा था और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ कंज्यूम हो जा रहा था। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि वाटर से NADPH तक की जर्नी थी इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद वो लौट के वापस नहीं आता। इसी वजह से बार बार नया वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, पर कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को। अगर हम जो प्लांट का स्ट्रक्चर वगैरह देखें कि रूट्स वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, जाइलम के थ्रू वो फ्लो करता है और वो लीव्स तक पहुंच जाता है। तो इसमें ऐसा था। पर अगर हमने ये नया जो स्टेप हमने हाइपोथेटिकल ऐड कर दिया था, उसमें NADPH नहीं बनेगा। सेकेंड थिंग, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी नहीं होगा। और थर्ड थिंग भी बोल सकते हैं, इसी का एक फंक्शन है, अगर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होगा तो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होगा, फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होगा। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। लाइट की अगर मैं बात करूँ, हम जब कैलकुलेशन कर रहे थे लाइट रिएक्शन का, आप वीडियो चेकआउट करना, हमने कुछ कैलकुलेशंस भी की थी 12 प्रोटॉन्स के लिए, कि अगर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे तो हालांकि हाफ दिखा रखा है क्योंकि 1:2 है, 2:2 से अगर हम 1 ऑक्सीजन की बात करें तो हमने 12 प्रोटॉन्स यहाँ कैलकुलेट कर लिए थे। उसमें से 4 प्रोटॉन कम हो जाएंगे हमने, क्योंकि 2:2 के बैकग्राउंड से 4 प्रोटॉन यहाँ मान के चले थे, तो वो एक चीज़ कम हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर हम बोल रहे थे उस समय कि 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 फोटॉन्स चाहिए थे 4 फोटोसिस्टम 2 और 4 फोटॉन्स चाहिए थे 4 फोटोसिस्टम 1, तो वो भी एक चीज़ कम हो जाएगी। यहाँ पर 4 ही फोटोन रिकॉर्ड हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन काफ़ी बदल जाएगी। अगर हम फोटोसिस्टम 2 का रोल इसमें से रिमूव कर दें, हटा दें, तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा। NADPH नहीं बनेगा, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, वाटर स्प्लिट नहीं होगा, फोटोसिस्टम 2 का कोई रोल नहीं रहेगा, सारा रोल फोटोसिस्टम 1 का रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है बाय द वे वो साइक्लिक फैशन में मूव करता चला जाएगा और उसका कोई लॉस नहीं होगा और ये कंटिन्यूस होता रहेगा। और चाहे 12 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट ना हो, 8 प्रोटॉन्स हो, हमारी जो कैलकुलेशन थी आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, तो कम ATP बनेंगे, लेकिन बनेंगे ज़रूर। मैंने आपको बताया था कि 4 प्रोटॉन के लिए 1 ATP बनता है, तो यहाँ पे हम इसको जो है 2 ATP मान लेंगे 4 फोटॉन्स फोटोसिस्टम 1 के लिए। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे। जी हाँ, इसी थ्योरी पर बेस्ड है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के 2 वेरिएंट्स। मैं दिखा देता हूँ वेरिएंट्स, वो हमारी बुक में ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब शायद इसको थोड़ा समझना आपके लिए आसान होगा। ये देखिए, तो पहले वाली जो कंडीशन थी जिसको कि हम जेड स्कीम बोलते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, और ये आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में फिगर 13.5 के नाम से इंडिकेटेड है। तो इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दोनों दिखा रखे हैं, आप समझ गए होंगे। एक तो है फोटोसिस्टम 2 वाला, दूसरा फोटोसिस्टम 1 वाला, यहाँ पे इंडिकेटेड भी है, देख लीजिए आप। दोनों में लाइट का यूज़ दिखा रखा है और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट दिखा रखा है। ATP भी बन रहे हैं, NADPH बन रहे हैं। पूरा का पूरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की समरी है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। सारा कुछ आप समझ पाएंगे स्प्लिटिंग वाटर पे। नेक्स्ट, ये जो नई चीज़ है फिगर 13.6 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बात करी थी। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP मॉलिक्यूल, क्लास 11 की बात मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना, बट यहाँ पे इसका मतलब होगा ATP का बनना। और मैंने इसके 3 वेरिएंट भी बताए थे, 3 वेरिएंट्स बताए थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन की बात करें तो जो ATP मॉलिक्यूल बन रहे हैं, फिर जो प्रोसेस हो रही है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों के दोनों वेरिएशन 13.5 एंड 13.6 हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये वाला, और इससे पहले वाला है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी हाँ, तो जो हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा था पहले, जो हमने जेड स्कीम पढ़ा था पहले, जो पूरा का पूरा मैंने एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड बनाया था, 1 आवर के करीब था लगभग, वो 45 मिनट्स के आसपास होगा। पूरा लाइट रिएक्शन को मैंने अच्छे से डिस्कस किया था, वो कंप्लीट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था। और ये जो छोटा सा वेरिएंट बच जाता है वो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको भी समझना आपके लिए ईजी है, सारी कुछ प्रोसेस वही है, बट फोटोसिस्टम 2 का रोल हट गया है, और स्प्लिटिंग वाटर नहीं है उसमें, इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, और NADPH फॉर्मेशन नहीं है। तो हम इन जनरल जब बात करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की, तो उसमें ये सब कुछ तो होता ही है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन मतलब नॉर्मल हम जो बात करते हैं लाइट रिएक्शन, कभी कभी प्लांट्स में अलोंग विद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन भी होता है। ऐसा कब हो सकता होगा, आप इसकी पूरी रिक्वायरमेंट देख के समझ गए होंगे। जब फोटोसिस्टम 1
ज़्यादा होते होंगे ग्रेना में, या फिर जब एटीपी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी कंपेरेटिवली। ऐसा कुछ होता है कि कई बार प्लांट्स को ज़्यादा एटीपी चाहिए तो फिर साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन भी होता है। लेकिन इससे आप कंफ्यूज मत हो ना, अगर हम सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन की बात करें, या फिर हम जेड स्कीम की बात करें, या फिर हम जो है हमने जो पूरा लाइट रिएक्शन पढ़ा था उसमें ऑटोमेटिकली एटीपी ज़्यादा बनते हैं। जी हाँ, वो 2:3 रेशियो बनते हैं, इसको मत भूलना। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई नॉन साइक्लिक में NADPH और ATP दोनों बनते हैं, साइक्लिक में सिर्फ ATP बनते हैं, तो अगर दोनों को मिला दे तो ATP ज़्यादा बनते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉन साइक्लिक में या इस लाइट रिएक्शन में ही ATP ज़्यादा बन रहे हैं। ATP 3 अगर बन रहे हैं तो NADPH 2 बन रहे हैं। ये रेशियो रहता है, 2:3 का रेशियो रहता है वो, और वो पूरा का पूरा सफिशियंट है कार्बन रिएक्शन या केल्विन साइकिल की डिमांड को पूरा करने में। कार्बन रिएक्शन या केल्विन साइकिल क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। लेकिन इन शॉर्ट जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का जो एक पूरा सेट था फोटोसिंथेसिस, उसका इन समरी ये था कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं ATP एंड NADPH, और इनको कंज्यूम करके जो है केल्विन साइकिल या कार्बन साइकिल या कार्बन रिएक्शंस, या मैं बोलूँगा कई बार डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, हालांकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसमें शुगर्स बनती है प्लांट्स में। तो उसमें रिक्वायरमेंट ATP की थोड़ी ज़्यादा होती है, NADPH की कम होती है, और उसी रेशो में ये ATP और NADPH बनते हैं लाइट रिएक्शन में। लेकिन जो मैंने साइक्लिक की बात की वो एक स्पेशल टाइप है, एक थोड़ा सा वेरिएशन है। कई बार इससे भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए ATP के प्लांट को तो ऐसा होता है। तो इसी के साथ मैं इस छोटे सी वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोरेशन का एक छोटा सा इंट्रो था, तो मैंने कहा इसको अलग ही कर दिया जाए इस चीज़ से। फिर नेक्स्ट जब मैं वीडियो में डार्क रिएक्शन जब डिस्कस करूँगा तो मैं फिर से लाइट रिएक्शन का रेफरेंस लूँगा और इस जो सिंथेसिस का चैप्टर उसको एंड करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो लाइट रिएक्शन का जो ये 2 वेरिएंट्स हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद।